अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे जो 10th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 11 है, उसका जो फर्स्ट टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और सबसे पहले हम देख लेते हैं जो चैप्टर है वो मेनली है किसके बारे में। चैप्टर का नेम क्या शो कर रहा है, थर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस। थर्मल का मतलब है ये हीट से रिलेटेड है, और ट्रांसफॉर्मेशंस लाइक हीट की वजह से जो मैटर है उसके अंदर क्या क्या चेंजिंग्स आ रही हैं, कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। लाइक सॉलिड, लिक्विड और जो गैसेस हैं उनके अंदर हीट की वजह से क्या चेंजिंग्स आ रही है, वो हम सारा इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम देख लेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर को, जो कि इसी से रिलेटेड है। तो इसके हमने नोट्स बनाए हैं, उन नोट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर है वो एक्सप्लेन करता है मैटर के बिहेवियर को। मींस जब भी हम किसी भी मैटर पे टेम्परेचर या प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चेंजिंग्स आती हैं। और जो मेन आइडिया है जिसकी बेस पे ये थ्योरी बनी है वो ये है कि जितना भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, जो कि कॉन्स्टेंटली मोशन में है। और इन पार्टिकल्स के बीच में गैप भी है जिसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस भी कहा जाता है। और ये स्पेसेस सॉलिड में सबसे कम है, लिक्विड्स में ज़्यादा है और गैसेस में उससे भी ज़्यादा है। तो बेसिकली इस थ्योरी में एक्सप्लेन किया जा रहा है सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को, और इन प्रॉपर्टीज़ का आपस में क्या डिफरेंस है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, और इनकी जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है। डेंसिटी को आप लोग इजी वर्ड्स में ऐसे समझ लें कि जो भी मटेरियल है, जिस मटेरियल के जो मॉलिक्यूल्स हैं जितना ज़्यादा टाइटली पैक होते हैं वो मटेरियल उतना ही ज़्यादा डेंस होता है। इसलिए क्योंकि जो सॉलिड्स हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टाइटली पैक होते हैं, एटम्स टाइटली पैक होते हैं, जिसकी वजह से सॉलिड्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है, जबकि जो लिक्विड्स हैं और गैसेज हैं उनके मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा टाइटली पैक नहीं होते, वो लूजली पैक होते हैं, इसलिए उनकी डेंसिटी भी सॉलिड्स के मुकाबले में काफ़ी कम होती है। और सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं इसलिए टाइटली पैक होते हैं क्योंकि उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो जस्ट अपनी मेन पोजिशंस के इर्द गिर्द ही वाइब्रेट करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन है, लाइक सॉलिड्स हीटिंग की वजह से कैसे एक्सपेंड होते हैं, इसको देख लेते हैं कि हाउ सॉलिड्स एक्सपेंड अपॉन हीटिंग। इसमें कि जब भी कोई सॉलिड एब्जॉर्ब करता है हीट को, उसकी जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे वाइब्रेशनल का वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह पर ही वाइब्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते। तो उनकी जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है और उसका जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड होता है वो जो कोई भी पार्टिकल है वो रेस्ट पोजिशन से थोड़ा सा कहीं कहीं पे भी आगे को जो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, रेस्ट पोजीशन से लेकर जितना वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है वहाँ तक जितना भी उसका डिस्प्लेसमेंट है उसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड। जहाँ ये डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हैं कि मीन पोजीशन से जो पेंडुलम है उसने मूव किया है सी पॉइंट तक, ए से सी पॉइंट तक, ज़ीरो से सी पॉइंट तक, तो ये इसका एम्पलीट्यूड है। तो जब सॉलिड्स हीट अप होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज़ होती है, पार्टिकल्स एक दूसरे को पुश करते हैं, एक दूसरे को परे धकेल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इनको जो आपस में गैप है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिस तरह से फिर वो सॉलिड जो होते हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं अपॉन हीटिंग। उनकी जो डेंसिटी है वो लो हो जाती है और उनका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद आ जाता है लिक्विड। लिक्विड की जो डेंसिटी है वो सॉलिड्स के मुकाबले में कम है क्योंकि उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और इसका गैप भी सॉलिड्स के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा है। तो इसलिए ये जो लिक्विड्स हैं वो इजीली फ्लो कर सकते हैं क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लूजली पैक होते हैं। अब इसका पढ़ लेते हैं कि हाउ लिक्विड्स एक्सपेंड अपॉन हीटिंग, के हीट का लिक्विड्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। कि जब भी कोई लिक्विड हीट किया जाता है, इसकी जो सेम है जैसे सॉलिड्स हैं ऐसे लिक्विड में भी है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे और पार्टिकल्स मूविंग करना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है गैसेस। गैसेस के बारे में कहा जाता है कि जो गैसेस हैं इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, और जिसकी वजह से वो किसी भी कंटेनर में आप उनको फिल करेंगे वो उसकी शेप ले लेंगे। और इनका जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इनकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है, और वॉल्यूम और डेंसिटी का इन्वर्स रिलेशन है। और इसके बाद जो गैसेस है वो उनको हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एक तरफ लिक्विड है एक तरफ गैस है। लिक्विड को हम इतना ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ऑलरेडी वो उनकी जो स्पेसेस हैं वो कम हैं,
जबकि जो गैस है उनकी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि अब आप राइट साइड पे देख सकते हैं, जितना ज़्यादा हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो मॉलिक्यूल्स की स्पेसेस है वो कम होती जा रही हैं। तो गैसेस जो हैं लिक्विड और सॉलिड्स के मुकाबले में सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल है, लाइक उनके ऊपर हम बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। फिर सिंपल वही चीज़ें हैं कि गैसेस के जो गैसेस हैं वो लेस डेंस होती हैं, ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और जैसे ही हीट अप होंगी इसके मॉलिक्यूल्स भी ऐसे ही उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और वो भी अपनी जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे। इनका जो आपस में जो इंटरमॉलिक्यूलर गैस है गैप है वो पहले ही ज़्यादा है, लेकिन ये जब हीट अप होगा ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ये गैसेज हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होती हैं और बहुत जल्दी एक्सपेंड होती हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होती हैं। गैसेस जो हैं वो लिक्विड और सॉलिड्स के मुकाबले में ज़्यादा एक्सपेंड होती हैं। अब हम कर लेते हैं टॉपिक चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर के लिक्विड से सॉलिड्स में कैसे चेंज होते हैं। ये आगे 2-3 और पॉइंट्स भी हैं इसके। तो सबसे पहले जो लिक्विड सॉलिड्स में चेंज होते हैं उसमें जो सबसे पहला फिनोमेना आ जाता है वो है फ्रीजिंग का। इसमें ये होता है कोई भी लिक्विड होता है वो चेंज हो जाता है सॉलिड में। और जैसे ही हम लिक्विड को प्लेस करते हैं कि ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ का टेम्परेचर लो है, लाइक जैसे आप कोई भी पानी का भरा हुआ बाउल रखते हैं एक फ्रिज के अंदर, वहाँ पे जो बाउल है उसका टेम्परेचर जो फ्रिज के टेम्परेचर उसके मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो जैसे ही हम उसको अंदर रखते हैं बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है, तो वो जो लिक्विड होता है वो अपने अंदर से हीट को लूज़ करना स्टार्ट हो जाता है। जब वो लूज़ करना स्टार्ट हो जाता है तो उसकी जो हीट है वो सराउंडिंग में चली जाती है। जैसे ही वो हीट को लूज़ करना स्टार्ट करेगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी हीट लूज़ होती गई तो वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आना स्टार्ट हो जाएंगे और एक पॉइंट आएगा जिसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। वहाँ पे उस टेम्परेचर पर आकर वो जो लिक्विड होगा वो कम्प्लीटली सॉलिड में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रोसेस आ जाता है मेल्टिंग। इसमें भी जो लिक्विड है वो सॉलिड में चेंज हो जाता है, क्योंकि जैसे ही हम उसको हीट देना स्टार्ट करते हैं उसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो हीट की वजह से ब्रेक डाउन हो जाती हैं। जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से ब्रेक हो जाते हैं, अपनी फिक्स पोजीशन से हट जाते हैं और एक दूसरे अपनी पोजीशंस को छोड़ के यहाँ वहाँ मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो इनका इंटरमॉलिक्यूलर गैप है वो इंक्रीज हो जाता है और वो जो गैसेस है जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि लिक्विड्स जब गैसेस में चेंज होते हैं तो वहाँ पे कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस हैं, एक वेपोराइजेशन है, एक एवापोरेशन है। इनके अंदर एक डिफरेंस मेन आ जाता है, ये इनको मैं इकट्ठे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो वेपोराइजेशन है इसमें भी यही होता है कि लिक्विड गैस में चेंज होता है और जो एवापोरेशन है इसमें भी यही होता है कि लिक्विड्स जो है वो गैस में चेंज होता है। लेकिन इन दोनों के अंदर सिर्फ एक मेन डिफरेंस है कि ये जो वेपोराइजेशन होता है इसमें जो लिक्विड गैसेस के अंदर चेंज होता है वो बॉइलिंग टेम्परेचर पे होता है। लाइक आपने एक वाटर रखा हुआ है स्टोव के ऊपर और वो बॉयल हो रहा है। जब वो बॉयल नहीं हो रहा, अभी उसका हीट टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, अब तो उसके अंदर अभी वेपराइजेशन नहीं हो रही, लेकिन जैसे ही वो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अचीव हो जाएगा, वहाँ पे उसकी जो वेपराइजेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। वहीं पे उसके जो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो हीट की वजह से काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। जो मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी गेन करते जाएंगे वो दूसरे मॉलिक्यूल्स से ब्रेक करते जाएंगे और वो गैस में चेंज होकर वहाँ से वेपोराइज होते जाएंगे। तो ये सारा फिनोमेना हो जाएगा वेपोराइजेशन में। ये सब कुछ होगा बॉइलिंग टेम्परेचर पर, जब वो लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे वाटर का जो टेम्परेचर है बॉइलिंग वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। जबकि एवापोरेशन होता है इसमें भी जो लिक्विड है गैसेस में चेंज हो रहा है, लेकिन इसके लिए कोई बॉइलिंग टेम्परेचर जो है रिक्वायर नहीं होता। इसकी आप सिंपल एग्जांपल ले लें, जैसे आप लोग जो क्लॉथेस हैं उनको वेट क्लॉथेस उनको ड्राई करने के लिए जब आप ओपन एयर में रखते हैं वहाँ पे उनके ऊपर जो सनलाइट पड़ती है तो उनको एक टेम्परेचर मिलता है, लेकिन सनलाइट की वजह से वहाँ पे कोई बॉइलिंग टेम्परेचर नहीं होता। जस्ट जो क्लॉथेस हैं उनका जो वाटर है लिक्विड है वो चेंज हो जाता है गैसेज में, एवापोरेट यहाँ पे हो जाता है। तो आप देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद जो क्लॉथेस हैं वो ड्राई हुए हुए होते हैं, उनके अंदर जितना भी लिक्विड था वो एवापोरेट हो गया। तो यहाँ पे जो होता है वो एवापोरेशन होती है, जो लिक्विड है गैसेस में चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे कोई उनको बॉइलिंग टेम्परेचर रिक्वायर नहीं होता है। जो मॉलिक्यूल्स जो सनलाइट है वहाँ से इनफ हीट गेन करते जाते हैं वो वहाँ से एवापोरेट होते जाते हैं। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस आ जाता है वो आता है कंडेंसेशन का, जिसमें इस प्रोसेस में ये होता है कि जो गैस होता है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। ये ऊपर वाले जो दोनों प्रोसेस हैं उनका रिवर्स हो जाएगा।
अच्छा, ये कब होता है कि जब कोई गैस जो है वो कूल डाउन, वैसे तो नॉर्मली ये होता है कि जो लिक्विड जब हीट अप होता है उसकी हीट इंक्रीज़ हो जाती है, तो वो जो हीटेड लिक्विड होता है वो गैस में चेंज हो जाता है और उसके जो लिक्विड है उसकी जितनी भी हीट होती है वो गैस के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन एक टाइम आता है जब वो गैस कूल डाउन हो जाती है तो गैस के अंदर जितनी भी हीट होती है वो सारी गैस को रिलीज़ करती है। वो गैस अपनी हीट को रिलीज़ करते करते जब उसका टेम्परेचर बिल्कुल कूल डाउन हो जाता है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो दोबारा से उनका जो गैप है वो कम होता जाता है। तो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आना शुरू हो जाते हैं। जब वो इतना क्लोज आ जाते हैं कि वो लिक्विड है उसकी जो एक शेप है उसको अटेन कर लेते हैं तो वो जो गैस है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो कंडेंसेशन है उसका प्रोसेस हो जाता है। तो इसकी एग्जांपल आप कह सकते हैं जो ड्यू ड्रॉप्स जो ग्रास के ऊपर होते हैं, जो जिसको आप ओस के कतरे भी कहते हैं, और ये होते हैं जब ऑटम का स्टार्ट होता है, लाइक सर्दियों के स्टार्ट में आप देखते हैं कि रात को जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ओपन एयर में या सुबह ग्रासेस पे आप देख लें कि उनके ऊपर टिप्स के ऊपर पानी के जो है छोटे छोटे कतरे होते हैं। तो इस वजह से होता है कि दिन के टाइम पर जो टेम्परेचर है तब जब हाई होता है तो जो लिक्विड होता है वो वेपर्स की फॉर्म में एयर में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है टेम्परेचर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है, जो इन्वायरमेंटल जो एयर है वो भी कूल डाउन हो जाती है। तो जब वो कूल डाउन हो जाएगा जो वेपर्स हैं वो दोबारा अब उनके अंदर जितनी भी हीट है वो लूज़ हो जाएगी, वो दोबारा लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। तो वही लिक्विड जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स हमें जो ग्रासेस वगैरह हैं उनके ऊपर वो इस टाइप के ड्यू ड्रॉप्स होते हैं जो लीव्स वगैरह के ऊपर होते हैं। अब हम लास्ट पॉइंट कर रहे हैं कि सॉलिड्स और गैसेस हैं ये आपस में किस तरह से चेंज होते हैं, सॉलिड गैसेस में कैसे होते हैं और गैसेस सॉलिड में। इसमें सबसे पहला जो प्रोसेस आ जाता है वो सब्लिमेशन आ जाता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है और ये ज़्यादा कॉमन भी नहीं है। अच्छा, इस प्रोसेस में ये होता है कि कोई भी सब्सटेंस है वो डायरेक्टली नॉर्मली तो ये होता है कि सॉलिड से कोई भी सब्सटेंस पहले लिक्विड में चेंज हो जाता है और फिर उसके बाद वो गैस में होता है। लेकिन जो सब्लिमेशन है इस प्रोसेस में ये होता है कि सॉलिड से जो कोई भी सब्सटेंस है वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है, उसमें जो लिक्विड फेज है वो बिल्कुल स्किप हो जाती है। और फिर अब हम रीज़न पढ़ लेंगे कि सब्लिमेशन है ये होता किस वजह से है। ये जो सब्लिमेशन है ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं उसकी वजह से होता है। जब आपके पास जो प्रेशर है वो लो होता है और टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है। वैसे तो नॉर्मली ये होता है कि जब भी आप किसी भी जो मैटर है उस चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसका जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो प्रेशर भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है और जहाँ प्रेशर ज़्यादा है वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है और टेम्परेचर वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मली तो ये होता है कि जब किसी भी जो लिक्विड है उसका जो वेपर प्रेशर होता है या सॉलिड है उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तब वो बॉयल होता है, तब वो सारी जो कंडीशंस होती हैं। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग केस है। यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर से भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, या फिर वो जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे थोड़ा सा कम होता है। लाइक जितना टेम्परेचर हमें चाहिए ना उतना नहीं होता है, जिसकी वजह से वो जो सॉलिड है डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। इसी एग्जांपल आप देख सकते हैं, वो जो ड्राई सॉलिड आइस होती है उसको जब हम रूम टेम्परेचर पे लेके आते हैं, वैसे तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है, -78.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन जैसे ही हम इसको रूम टेम्परेचर पर लेकर आते हैं, रूम एक नॉर्मल प्रेशर पर लेकर आते हैं, तो इसके मॉलिक्यूल्स फ़ौरन से जितनी भी अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं उनको ख़त्म कर देते हैं, उनको ओवरकम कर देते हैं और डायरेक्टली वो गैस में चेंज हो जाते हैं विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड फेज। ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसके ऊपर जो वेपर्स बने हुए वाइट, ये ड्राई जो आइस है ये डायरेक्ट जो सॉलिड है उससे लिक्विड में चेंज हो रहा है, सॉलिड गैस में चेंज हो रहा है। हम लास्ट जो इसका पॉइंट है वो डिस्कस कर रहे हैं कि डेपोजिशन। इसमें भी ये होता है कि ये जो सब्लिमेशन है उसका रिवर्स प्रोसेस है। इसमें ये होता है कि जो गैस है वो डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाती है। अब इसका रीज़न पढ़ लेते हैं कि जो डेपोजिशन है ये होता किस वजह से। ये भी जैसे सब्लिमेशन है उसी तरह से डिपोजिशन भी है। ये दोनों भी बहुत कम केसेस में ऐसा होता है। नॉर्मली ये जो प्रोसेस है, ये फिनोमिनाज है, ये एग्जिस्ट नहीं करते, इनके रेयर केसेस हैं। इसलिए कह रहे हैं कि जो डिपोजिशन है इसमें भी जो टेम्परेचर है और जो प्रेशर है उन्हीं की वजह से ये डिपोजिशन होता है। और जो होता है
जो आपका सब्लिमेशन प्रोसेस था वहाँ पे टेम्परेचर जो था वो हाई था और प्रेशर लो था। ये उसका ऑपोजिट हो जाएगा जब प्रेशर आपके पास बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तो जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में, जब प्रेशर होता है, जैसे आपने गैसेस को कंप्रेस किया था उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया था, तो जाहिर है जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो डिस्टेंस होता है आपस में, जो मॉलिक्यूलर गैप होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। वो प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के क्लोजली मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। एक टाइम आता है तो वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, तो वो गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। एक सी एग्जांपल आप देख सकते हैं, फ्रॉस्ट ऑन द ग्रास इन विंटर। जैसे ग्रासेस के ऊपर सर्दियों में जो हल्की हल्की सी बर्फ़ जम जाती है। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये सख्त सर्दी में ऐसा होता है कि वेपर्स जो एयर में होते हैं वो हाई, जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा लो होने की वजह से डायरेक्ट जो वेपर है उससे सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। कोई स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का जो चैप्टर 11 है उसका फर्स्ट टॉपिक हमने डिटेल में कवर किया है। बाकी जो इस चैप्टर के जितने भी नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उनको डिटेल में हम कवर करेंगे, हमारे आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोज़ है उनमें कवर करेंगे। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अगर दिल करे तो शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।